तो दोस्तों अब आ गया है हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है दोस्तों सिग्मा बंध और फाई बंध में अंतर। जी हाँ दोस्तों, सिग्मा बंध और फाई बंध में अंतर। तो सिग्मा बंध और पाई बंध को तो हमने दोस्तों अति व्यापन में समझ लिया है। तो अब बारी है सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर की। तो अंतर कर लो ना मेरे भाई, कितना समय लगा रहा है, क्यों समय लगा रहा है, जल्दी से कंप्लीट करो, है ना। पहला पॉइंट है हमारा सिग्मा बंध और पाई बंध का, यह है कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से। बिल्कुल मेरे भाई, अगर एक अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है, एक अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है, समझ पा रहे हो ना। यदि एक अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है तो आपका सिग्मा बंध बनेगा मेरे भाई, ठीक है। अक्षीय बोला ना, मतलब एक अक्ष की बात की है, ठीक है। तो एक अक्ष पर अतिव्यापन होगा मतलब सिग्मा बंध बनेगा। बट दोस्तों पाई बंध की बात करें, ये कक्षकों के पार्श्व, पार्श्व मतलब अलग अलग, पार्श्व का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पार्श्व का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, ध्यान रखना। पार्श्व का मतलब क्या होता है, अलग अलग अतिव्यापन से, मतलब अलग अलग मतलब दो अक्षों पर अतिव्यापन। इस टाइप से कोई दो अक्षों पर अतिव्यापन होगा ना तो आपका पाई बंध बनेगा। बट एक ही अक्ष पर अतिव्यापन से दोस्तों मेरे भाई सिग्मा बंध बनता है। सिग्मा एक अक्ष पर, है ना, अलग अलग अक्ष पर पाई बंध बनेगा, ठीक है ना। ये बंध प्रबल होता है, कौन सा, जो सिग्मा बंध होता है ना मेरे भाई, डबल प्रबल धांसू होता है ना। लेकिन पाई बंध जो है ना दुर्बल होता है मेरे भाई, दुर्बल दुर्बल, ठीक है। सिग्मा बंध प्रबल, पाई बंध दुर्बल होता है, ठीक है। चलो, सिग्मा बंध में घूर्णन होता है, ठीक है, सिग्मा बंध में घूर्णन होता है, ठीक है। पाई बंध में मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। मतलब सिग्मा बंध जो है इसमें घूर्णन होता है, इस टाइप के घूम जाते हैं। सिग्मा बंध में इस टाइप का घूर्णन होता है, मतलब घूम जाते हैं, ठीक है। मतलब पाई बंध में घूर्णन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी घूर्णन नहीं होता, मतलब ये घूमना का काम यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सिग्मा जो बंध है एस पी और पी अतिव्यापन से बनता है। बिल्कुल, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम समझते हैं, ये तो हमने पढ़ भी लिया, ठीक है ना, ठीक है। अतिव्यापन पढ़ा है ना, तो ये हमने देखा भी था, ठीक है। तो ये एस पी अतिव्यापन से बनता है। बट ये पी पार्श्व अतिव्यापन से, मतलब दो अक्ष पर अतिव्यापन होगा ना पी, तब ये जाकर बनेगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे बात करो। अगला पॉइंट है सिग्मा बंध किसी अणु में अकेले बनता है। मतलब सिग्मा बंध अकेले बन सकता है, ऐसा नहीं है कि सिग्मा बंध के साथ पाई का होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। सिग्मा बंध अकेले सेपरेट बनता है, बट पाई बंध सिग्मा बंध के बनने के बाद ही बनता है, क्योंकि पाई बंध जहाँ बनेगा मतलब वहाँ जरूरी है सिग्मा बंध भी हो। जहाँ पाई बंध बनेगा वहाँ पर जरूरी क्या है कि सिग्मा बंध भी हो, बट पाई बंध के साथ सिग्मा बंध का होना कोई भी जरूरी नहीं है ना मेरे भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार, जल्दी से यार, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो बहुत गलती कर रहे हो, है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरा, जल्दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। जो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा दोस्तों क्वेश्चन है आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजक यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया है, ये आयनिक यौगिक क्या है, सहसंयोजक यौगिक क्या है, ये चीज़ हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें अंतर को समझना बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। तो आइए दोस्तों इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्या है, आयनिक यौगिक, और दूसरा हमारा क्या है, सहसंयोजक यौगिक। मतलब इन दोनों में दोस्तों हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर कर लेंगे स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयनिक यौगिक में बात करें तो दोस्तों आयनिक यौगिक की बात करें तो आयनिक यौगिक हमेशा ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक दोस्तों हमेशा कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं सभी के सभी आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। बट दोस्तों सहसंयोजक यौगिक की बात करें तो यह यौगिक ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, तीनों टाइप के हो सकते हैं। मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों टाइप के जो सहसंयोजक यौगिक मेरे भाई हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ, अगले पॉइंट पे बात करें। आयनिक यौगिक के मध्य प्रबल बंध होता है। मतलब आयनिक यौगिक के मध्य जो बंध होता है, आयनिक यौगिक के जो परमाणु और तत्व होते हैं वो एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं, मतलब प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं। बट मेरे भाई जो सहसंयोजक यौगिक है इनके मध्य दुर्बल बंध होता है, मतलब दुर्बल वांडरवाल्स बंध होता है। दुर्बल जो होता है वो वांडरवाल्स बंध होता है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो क्योंकि सहसंयोजक यौगिक के जो परमाणु और तत्व कम मजबूती से बंधे होते हैं इसलिए दुर्बल हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट, आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनिक बंध दिशात्मक नहीं होता। मतलब कह रहे हैं कि जो आयनिक बंध होता है, यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल रही है कि जो आयनिक बंध होता है वो कैसा होता है, दिशात्मक नहीं होता। इससे ये चीज़ हमें मिल रही है, ये चीज़ हमारे ऑब्जेक्ट में भी पूछी जाती है, और है ना। तो ध्यान रखना इस बात को कि जो आयनिक बंध है वो दिशात्मक नहीं होता,
ठीक है ना। बट जो सहसंयोजक यौगिक हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सहसंयोजक है, सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित सहसंयोजी बंध दिशात्मक होता है। तो यहाँ से एक चीज़ और मिल गई कि आयनिक जो बंध है वो दिशात्मक नहीं होता, बट सहसंयोजी बंध जो है ना दिशात्मक होता है। ये हमें इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मिली है, ये चीज़ को याद रखना। देखो दिशात्मक क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों सहसंयोजक बंध में हम देखते हैं कि प्रत्येक परमाणु का जो योगदान होता है समान होता है। जैसे कोई परमाणु 1 दे रहा है तो दूसरा परमाणु भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। बट आयनिक में होता है ऐसा, तो आयनिक में होता है इसलिए तो वो दिशात्मक नहीं होता, बट यहाँ पर समान प्रकार की साझेदारी होती है सहसंयोजक में, इसलिए दिशात्मक होता है। इनके गलनांक क्वथनांक के मान यहाँ पर उच्च होते हैं, कुछ की जगह दोस्तों उच्च कर लेना, ठीक है ना, उच्च कर लेना, उच्च होते हैं। किनके? गलनांक क्वथनांक के मान आयनिक यौगिक की। क्यों? क्योंकि ठोस का गलनांक क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर आया है कि उच्च होते हैं। बट इनके गलनांक क्वथनांक के मान निम्न होते हैं, क्योंकि ये ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होती है ना, तो द्रव और गैस के गलनांक क्वथनांक तो कम ही होते हैं, तो ये कम होता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे बात कर लें मेरे भाई। अगला हमारा पॉइंट है ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में, मतलब जो आयनिक होते हैं इनको गला दो मतलब या जल मिला दो, गला दो या गलाना मतलब जल ही मिलाना होता है, तो गला दो या जल मिला दो, तो इनके जो है ना विलयन में विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। मतलब कहें तो आयनिक यौगिक में धारा प्रवाहित होती है। सुचालक का मतलब क्या? जो धारा प्रवाहित करें, मतलब इनमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। बट ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब जैसे सहसंयोजी यौगिक हैं, जितने भी सहसंयोजी यौगिक हैं उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। सहसंयोजी यौगिक क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, ये विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। बट ग्रेफाइट को छोड़कर, किसको छोड़कर? ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट ये अपवाद में चला जाता है। कहते हैं ना ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये अपवाद है, बाकी ग्रेफाइट में भी धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये 5 पॉइंट है मेरे भाई, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, है ना। तो इनको जल्दी से कंप्लीट कर लो। एक बार जल्दी से दिल से वीडियो को लाइक भी कर दो यार, जिसने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब में वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई, ठीक है ना। चलो।